नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के भारतीय राजनीतिक विचारक सेकंड पेपर के अंतर्गत हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेखन व्यक्तित्व के बारे में पिछले अध्याय में हमने चर्चा की। आज हम नेहरू की जो पंचशील पद्धति थी या पंचशील की आवश्यकता कहाँ पड़ी, आवश्यक क्यों माना या किस संदर्भ में इसको प्रयोग में लिया जाता है, तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि नेहरू जी का जो मूल रूप से योगदान रहा है वो अंतर्राष्ट्रवाद के क्षेत्र में सर्वाधिक, एक लोकतांत्रिक समाजवाद के क्षेत्र में, एक अंतर्राष्ट्रवाद के मामले में। अंतर्राष्ट्रवाद की ओर इनका मुख्य रुझान था कि भारत के संबंध अन्य राज्यों से किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या उनके लिए तकनीकियाँ प्रयोग में लेना होगा एवं किस आधार पर हम इस विश्व व्यवस्था में चल रहे व्यापक उथल पुथल वाले माहौल में हमें अपने आप को रखना है। ऐसी स्थितियों में किस तरह से हमें राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहार करना होगा। तो अंतर्राष्ट्रवाद की स्थिति के संदर्भ में हम पंचशील को अध्ययन में लेते हैं और इसमें इसकी आवश्यकता महसूस की गई। गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रारंभ में गलत समझा गया। इसे एक अवसरवादी और निष्क्रिय नीति कहते हुए इसकी आलोचना की गई, लेकिन नेहरू ने अपने विचार तथा व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के आचरण से स्पष्ट कर दिया कि गुटनिरपेक्षता न तो अवसरवादी है और न ही निष्क्रिय। तो नेहरू की जो अंतर्राष्ट्रवाद के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता की जो प्रमुख लाक्षणिक नीति थी या उसके प्रकार थे, उनको हम देखते हैं। नेहरू ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में मूल लक्ष्य था युद्ध और तनाव की स्थितियों का विरोध। नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात को समझ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो शक्ति गुटों में से भारत यदि किसी एक गुट के साथ जुड़ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। इस व्यवस्था को उन्होंने बड़ी गहराई से देखा। बिना किसी शक्ति के साथ या गुट के साथ जुड़ के भारत अपना एक अलग से इस तरह का व्यवहार प्रस्तुत करना चाहता था। नेहरू मानवतावादी और विश्व शांति के पोषक थे। उन्होंने यह सत्यता पर आधारित सोचा कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता के बल पर दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों को एक दूसरे के समीप लाने का काम कर सकेगा और स्वयं अपने लिए शांति और तनाव से मुक्ति प्राप्त करेगा। व्यवहार के अंतर्गत भारत ने गुटनिरपेक्षता के बल पर कोरिया, साइप्रस, कांगो आदि विवादों में शांति स्थापित करने वाले देश की भूमिका निभाई। नेहरू की गुटनिरपेक्षता का यदि कोई मूल और सर्वप्रथम प्रेरक तत्व था तो वह था शांति अपने देश के लिए और समस्त विश्व के लिए। शांति अपने देश के लिए और समस्त विश्व के लिए, यानी ये अंतर्राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लक्षण है कि शांति हम अपने देश में तो चाहते ही हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वह शांत प्रवृत्ति का हो, बिना किसी उथल पुथल के हो, एवं ऐसी ही स्थिति समस्त विश्व के लिए भी होना आवश्यक है। गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति के रूप में है। नेहरू मानते थे कि गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, तटस्थता शब्द के प्रयोग का अधिक प्रचलन था, लेकिन नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात को स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मक भाव की
नीति नहीं है। उन्होंने अमेरिका यात्रा में एक वक्तव्य में कहा कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुँचे और आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे। नेहरू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुटनिरपेक्षता न तो अवसरवादी नीति है और न ही निषेधात्मक नीति। यह तो स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने और आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। गुटनिरपेक्षता एक गतिशील नीति है, स्थिर नीति नहीं है, वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। यह साध्य है बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी इसका प्रमुख लक्षण है। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार पर उत्पन्न हुई है। इसका आशय है विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने सभी भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रह सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। नेहरू गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के प्रमुख पक्षधर थे और इस क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में जो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है वह पंचशील है। पंचशील को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेहरू मानते थे कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक रूप से या अनिवार्य नहीं है। वे परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अपनाना चाहते थे और समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए इस प्रकार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान। पारस्परिक अनाक्रमण। यानी परस्पर किसी पर भी आक्रमण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। आक्रमण से हमें बचना होगा। एक दूसरे की अखंडता एवं प्रभुता का सम्मान करना होगा। यानी परस्पर हमें एक समान भाव से, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी एक दूसरे की प्रभुता पर आधिपत्य जमाने के संदर्भ में हमें समान भाव से इसको अपने व्यवहार में लेना होगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अर्थात एक राष्ट्र द्वारा या एक राज्य द्वारा दूसरे राष्ट्र के बीच किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी क्रिया नहीं करना। समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ। फिर है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यानी शांति के भाव के आधार पर परस्पर एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे।
1954 में पंचशील के सिद्धांतों के प्रति कोई आस्था, विश्वास और सद्भाव नहीं रखता था और विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न होने के कारण पंचशील के सिद्धांतों को अपनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इससे पंचशील के सिद्धांतों का महत्व और अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में नेहरू का योगदान कम नहीं हो जाता। गोपाल शर्मा ने नेहरू की गुटनिरपेक्षता का विश्व शांति में योगदान में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेहरू जी का जो पंचशील का सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीयता की विचारधारा को पोषण प्रदान करता है एवं विभिन्न गुटों से दूर रह करके और शांतिपूर्ण सहस्तित्व की भावना को बनाए रखने की बात करता है। ये योगदान की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।